हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे आज के प्रयास लेक्चर में, जहां पे हम मेंस के आंसर की प्रैक्टिस करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने का, उनको एनालाइज करने का इनिशिएटिव इस वक्त स्टार्ट कर रखा है, जहां पे GS1 में हमने आर्ट एंड कल्चर का मॉड्यूल ऑलरेडी कवर कर लिया है और अभी हम मॉडर्न इंडिया को कवर कर रहे हैं। सो दिस इज लेक्चर 8 ऑफ मॉडर्न इंडिया। और पिछले लेक्चर में हमने महात्मा गांधी के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जहां पे हमने महात्मा गांधी के थॉट्स की रेलिवेंस को हाईलाइट करना था, ब्रिंग आउट करना था, उनके ऊपर रोशनी डालनी थी कि किस तरह से वो वर्तमान समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही रेलिवेंट हैं। तो आज का लेक्चर जो हमारा है वो भी महात्मा गांधी के साथ ही एसोसिएटेड है। ये लेक्चर हम लॉजिकल सीक्वेंस में करेंगे। तो महात्मा गांधी से हमने स्टार्ट किया, तो उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं उनको हम पहले डिस्कस कर लेते, ताकि हमें पता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी जनरली पूछ सकती है। तो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ महात्मा गांधी की बात हो रही थी। इस क्वेश्चन में और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में महात्मा गांधी प्लस सम अदर पर्सनालिटीज विल बी डिस्कस्ड और उनमें कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो कंपैरेटिव एनालिसिस इज रियली इंपॉर्टेंट। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई भी जैसे दो पर्सनालिटीज हैं फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई, जैसे कि महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो उन्होंने जो उनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो तो सेम था कि टू अटेन द फ्रीडम ऑफ इंडिया। लेकिन उस एंड को मीट करने के लिए उनके जो मीन्स थे वो डिफरेंट थे, उनकी अप्रोच डिफरेंट थी, उनकी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट थी। ठीक है, उनके आइडियोलॉजी भी काफ़ी हद तक डिफरेंट थी। तो वो कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करने की हम में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछती है और आज भी हम वैसा ही कोई क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले कि क्वेश्चन को देखें, आप सबको बता दें कि सिविल स्टाफ की परिश्रम 2020 करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चल रही है इस वक्त। ठीक है, इट इज़ इन सेशन और ये टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेगी यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए प्रिपेयर करने में, जहां पे करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहने वाला है। ठीक है, पिछले कई सालों से करंट अफेयर्स को देखा जाए तो नियरली 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, 2016 में तो 70 क्वेश्चंस लगभग करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड थे। राइट, सो करंट अफेयर्स को हम किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए इसकी सही ओरिएंटेशन के साथ प्रिपरेशन करने के लिए परिश्रम 2020 टेस्ट सीरीज है, जहां पे आपको 24 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे कंसिस्टिंग ऑफ 2400 MCQs विच विल कवर वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ इंपॉर्टेंट सोर्सेज सच एज द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, PRS एटसेट्रा। और इस करंट अफेयर टेस्ट सीरीज की एक बहुत ही यूनिक बात यह है कि यहाँ पे आपको मेंस का फॉर्टर भी दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड होलिस्टिक तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको हाईलाइट किए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रीलिम्स में जिनके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मेंस के भी आंसर में अगर आप उनको लिखेंगे, ठीक है, तो उसके आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कंबाइंड और होलिस्टिक प्रिपरेशन करने के लिए डू चेक आउट द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और परिश्रम टेस्ट सीरीज में एनरोल करके अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन दीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन GS1 में सन 2015 में पूछा गया था। 12.5 अंकों का ये क्वेश्चन था, जो कि कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर despite having divergent approaches and strategies had a common goal of amelioration of the downtrodden, elucidate। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको सबसे पहले तो हमने कैटेगराइज हमें करना जरूरी है कि इस क्वेश्चन को किस कैटेगरी में हम प्लेस कर सकते हैं जो सिलेबस यूपीएससी हमें देती है। ठीक है, ऐसी कैटेगराइजेशन जरूरी क्यों है? ऐसी कैटेगराइजेशन करने से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ये पता लगेगा कि जो टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में वो उनमें से, उन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे महात्मा गांधी की बात की गई है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात की गई है, उनके अप्रोच और स्ट्रैटेजी के डिफरेंसेस की बात की गई है। किस कॉन्टेक्स्ट में? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेलियोरेशन ऑफ द डाउन ट्रॉडन। ठीक है, दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य। ठीक है, ये हिंदी में भी जो इसका रूपांतरण है वहाँ पे भी ये चीज़ लिखी है कि दलितों की बेहतरी के लिए जो उनका सामान्य लक्ष्य था उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है। तो पर्टिकुलरली ये फ्रीडम स्ट्रगल के साथ लिंक्ड नहीं है, लेकिन हाँ, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम के दौरान ही ये डेवलपमेंट्स दे टुक प्लेस। ठीक है, और यहाँ पे जो सेंटर कोर आइडिया इस क्वेश्चन का है वो रिलेटेड है पर्सनैलिटीज ऑफ मॉडर्न इंडिया के साथ, जिसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी, और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द इंडिया एज अ कंट्री, इंडियन सोसाइटी के लिए जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। एंड अकॉर्डिंगली वी कैन प्लेस दिस क्वेश्चन अंडर दिस पर्टिकुलर हेडिंग प्रोवाइडेड टू अस इन द सिलेबस। वो हेडिंग क्या है?
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट, इनकी सिग्निफिकेंट इवेंट्स, इनकी सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज और इनके सिग्निफिकेंट इश्यूज। तो यहाँ पे इश्यूज में कास्ट एक्सेट्रा ये सारे इश्यूज थे, ठीक है, और पर्सनालिटीज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी जिन्होंने इंडिया के फ्यूचर को काफ़ी शेप किया था उस टाइम पे, ठीक है। वहाँ पे उनके द्वारा लिए गए कुछ एक्शन जो हैं वो आज तक अपना असर, आज तक अपना प्रभाव जो है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड वी ऑल इंडियंस विल बी फॉर एवर इंडेटेड टू दीज टू पर्सनालिटीज फॉर प्रोवाइडिंग अस अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। इस वक्त जो इन्होंने हमारे लिए रोड मैप पे क्रिएट किया था वो बहुत अच्छा था, ऑल्दो हम कितना उस पर चल पाते हैं, कितना उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं, वो देखना भी बाकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अब कीवर्ड्स को हम देखेंगे जिससे कि हमें क्वेश्चन की डिमांड समझ लगेगी, और डिमांड को समझते हुए हम अपने आंसर में भी चॉइस ऑफ वर्ड्स इस प्रकार चुनेंगे कि वो साफ जाहिर हो कि हम इसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में आपको कई सारे फैक्ट्स पता होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी कई सारे फैक्ट्स पता होंगे, लेकिन उन सभी फैक्ट्स को रैंडमली लिख देने से इस क्वेश्चन में आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपने फैक्ट्स को इस प्रकार प्रेजेंट करना है कि वो साफ लगे कि आप महात्मा गांधी के बारे में जो लिख रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो लिख रहे हैं, उनकी अप्रोचेस और स्ट्रैटेजीज के डिफरेंस को पूरा प्रॉपर हाईलाइट कर रहे हैं, पूरा एल्यूसिडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन के कीवर्ड्स होते हैं तो उसके बेसिस पे ही हमारे आंसर के कीवर्ड्स भी डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड्स जो हैं वो हैं सबसे पहले तो नाम दोनों के, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि किन दो पर्सनालिटीज का कंपैरेटिव एनालिसिस करना है उनका नाम तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर दिया हुआ है तो हम नेहरू और जिन्ना का तो कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड बन जाता है। इसके बाद अगला कीवर्ड यहाँ पे है डाइवर्जेंट अप्रोचेस, ठीक है। तो हमने जितने अपनी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इसी अप्रोच को देना है, इस कीवर्ड को देना है, जो कि कंबाइन हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंट अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजीज। तो जो अप्रोच और स्ट्रैटेजी महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की थी उन दोनों को हमने बताना है, लेकिन बताना कैसे है, उनके बीच में स्टार्क डिफरेंसेस दिखा के, ठीक है, उनमें भिन्नताएं दिखा के कि महात्मा गांधी तो ये सोचते थे, इससे वो ये करना चाहते थे, इससे वो डाउन ट्रॉडन की एमिलियोरेशन करना चाहते थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर को ऐसा लगता था कि इसके बजाय ये अप्रोच फॉलो करना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ऐसे आपने डाइवर्जेंट अप्रोचेस दिखानी है और इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे क्लासिफिकेशन करनी है उसकी डिस्कशन अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इसके बाद दे हैड अ कॉमन गोल ऑफ एम्यूलरेशन ऑफ द डाउन ट्रॉडन, ठीक है। तो ये भी दोनों आपस में लिंक्ड है कीवर्ड्स, जो पिछला कीवर्ड था और जो अब ये कॉमन गोल ऑफ एम्यूलरेशन है, किसमें आपने दोनों में डाइवर्जेंस डिफरेंसेस दिखाते दिखाते ये बताना है कि अपनी अपनी जगह दोनों अलग थे, लेकिन उनका अप्रोच, उनका अल्टीमेट गोल जो था वो काफ़ी सिमिलर था, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिमांड इस क्वेश्चन की हमको समझ लग गई अब, ठीक है। अब इसमें डिमांड समझ लग गई तो हम अपने आंसर को स्ट्रक्चर अप कर सकते हैं। तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन अप्रोच रहती है, सिंपल अप्रोच रहती है, एंड फर्दर जो सेकंड हिस्सा यानी कि हमारी बॉडी है उसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। बिफोर वी अंडरस्टैंड कि बॉडी को कैसे डिवाइड करना है, पहले इसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन रहेगा। इंट्रोडक्शन में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बारे में, ठीक है, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट अप्रोचेज एंड स्ट्रैटेजीज। रेलिवेंट जगह पे आप कनेक्टिंग लाइंस भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपके आंसर में एक फ्लो मेंटेन रहे, ठीक है, आप एक डायलॉग में रहें यूपीएससी एग्जामिनर के साथ, और लास्ट में आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी देंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में 20 से 30 वर्ड्स, बॉडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है हमने, बॉडी में 100 से 140 वर्ड्स हम खर्च करेंगे और कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमारे 20 से 30 शब्दों में हो जाने चाहिए, ठीक है। तो अगर लेस दैन 200 वर्ड्स, इसको 200 वर्ड्स में आंसर करना था, तो अगर 200 वर्ड से कम में भी आपका काम बन जाता है तो उससे भी आपकी बात बन जाएगी, यू कैन स्कोर रियली गुड मार्क्स, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स आंसर को, किसी भी आंसर को प्रॉपरली सॉल्व करने की 3 मेन चीज़ें होती हैं, उनको बता देते हैं। सबसे पहले तो इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, कीवर्ड्स को देख के, जो कि हमने कर ली। सेकंड, कोर नॉलेज, और कोर नॉलेज के बाद कंडेंस फॉर्म में, इसको हम सीके कहेंगे, और कंडेंस फॉर्म में कोर नॉलेज, ठीक है। ये तीसरी चीज़ है जिसके एक्चुअली हमें मार्क्स मिलेंगे। लेकिन थर्ड पॉइंट जो है वो सेकंड पॉइंट के बिना नहीं हो सकता, यानी कि कंडेंस फॉर्म ऑफ कोर नॉलेज जो है, कोर नॉलेज के बिना होना मुश्किल है, ठीक है। तो अब हम रिकॉल करेंगे कि आप सब ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बारे में अलग अलग एनेक्डोट्स, अलग अलग फ्रेजेस, अलग अलग चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। तो उन सब में से क्या क्या चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट करके इस आंसर में यूज़ कर सकते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो दीज आर द ब्रिक्स दैट कैन बी यूज टू बिल्ड अ रियली गुड आंसर, और यहाँ पे हम इन्हीं ब्रिक्स को यूज़ करके अपना आंसर को फ्रेम करेंगे। तो फ्रेंड्स, डाइवर्जेंस ऑफ थॉट्स कैन बी elucidated in terms of 4 parameters.
इसमें पैरामीटर 1 है डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ थॉट्स ऑन कास्ट, डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ थॉट्स ऑन क्लास, डाइवर्जेंस ऑन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, दोनों के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लेके भी अलग अलग ओपिनियन थे, और डाइवर्जेंस ऑन द विलेज इकोनॉमी, विलेज सेल्फ सफिशिएंसी की बात हमने कल भी डिस्कस की थी, इसके पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के, जहाँ पे महात्मा गांधी का काफ़ी फोकस विलेजेस के ऊपर था, क्योंकि उनका मानना था कि भारत गाँव में बसता है, तो दलितों के उत्थान के लिए, डाउन ट्रॉडन की एमिलियोरेशन के लिए विलेज इकोनॉमी को वो बहुत क्रूशल मानते थे। तो उनके उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विचार थे, लेकिन भीमराव साहब के वहां पे कुछ डिफरेंट विचार थे, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ कास्ट में गांधी जी बिलीव दैट अ पर्सन बीइंग बोर्न इनटू अ पर्टिकुलर कास्ट हैड अ डिवाइन डिस्पेंसेशन। सीधा मोटा मतलब ये है कि वर्ण सिस्टम में गांधी जी का विश्वास था, लेकिन हाँ वो ये कहते थे कि कास्ट होनी चाहिए, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन वो अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अंबेडकर जी कहते थे कि कास्टिज्म ही अबॉलिश कर देना चाहिए, जब तक कास्ट रहेगी तब तक जो निम्न वर्ण के लोग हैं, ठीक है, सबसे बॉटम पे जो लोग हैं यानी कि दलित, उनका उत्थान ऊपर की जातियां जो हैं वो होने ही नहीं देंगी, ऊपर की कास्ट होने ही नहीं देंगी। तो इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर वांटेड टू अबॉलिश द कास्टिज्म एंड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ डिप्रेस्ड पीपल। इसके बाद क्लास डिफरेंसेस में भी क्लास को लेके भी इनके थॉट्स डिफर करते हैं। गांधी जी अर्ज करते थे, वो ये मानते थे कि वर्ण सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ ही जो अपर और मिडिल क्लासेस के लोग होते थे, जिसमें कि जनरली ब्राह्मण्स, क्षत्रियस एक्सेट्रा ये सारे लोग आ जाते थे, इवन कुछ ओबीसीज भी, डोमिनेंट कास्ट जो होती हैं वो भी कई जगहों पे वो भी अपर क्लासेस में आती थी, मिडिल क्लासेस में आती थी, तो उनको वो परसुएड करने की कोशिश करते थे कि उनको काम करना चाहिए सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए, जो कि बिना दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए बिना नहीं हो सकती, ठीक है। जबकि अंबेडकर जी मानते थे कि अपर क्लासेस का सपोर्ट तो लेना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम ऐसी अप्रोच फॉलो करते हैं, अंबेडकर जी का ऐसा मानना था कि ये ना हो कि अपर क्लासेस ये सोचना शुरू कर दें कि हम दलितों के ऊपर एहसान कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं हम उनके ऊपर, तो ये एक तरह से उनकी मॉरल डिग्निटी, दलितों की मॉरल डिग्निटी को ठेस पहुंचा सकती थी बात। तो उन्होंने कहा था कि खुद अपने बलबूते पे अपने अपलिफ्टमेंट करो, अपने राइट्स की असर्शन करो। तो यहाँ पे क्लास, अपर क्लासेस की हेल्प लेने से इनकार किया था डॉक्टर अंबेडकर ने। इसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये सबसे कॉमन, और ये आप सबको पता होगा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लेके भी दोनों के विचार बहुत डिफरेंट थे। जहां पे अंबेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरेट्स में विश्वास रखते थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड में विश्वास रखते थे। गांधी जी का मानना ये था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ गए तो हिंदू सेक्शन को, जो ब्रिटिश ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने में कामयाब हो गए थे, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ गए, कम्युनल इलेक्टोरेट्स आ गए, ठीक है, तो वहां पे विद इन हिंदू कई सारी क्लीवेजेस आ जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से गांधी जी इस चीज के अगेंस्ट थे। फोर्थली जिस मुद्दे पे दोनों की डाइवर्जेंस थी वो थी विलेज इकोनॉमी को लेके, जहां पे गांधी जी वाज इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन टू एम्पावर विलेजेस, ठीक है। बट अंबेडकर स्ट्रांगली अपोज्ड एज ही वाज अफ्रेड कि विलेज हेडमैन जो है, कि अगर पावर जो है वो विलेजेस में रही तो विलेज का जो हेडमैन, जो जनरली अपर कास्ट का होगा, वो अंडर प्रिविलेज को यानी कि दलितों को, ठीक है, वहां पे दलित ही ज्यादातर अंडर प्रिविलेज होते थे, उनका कभी भी उत्थान होने नहीं देगा, ठीक है। तो ये उनका कंसर्न था, उनका मानना था कि विलेज हेडमैन से बढ़ के भी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए स्टेट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे, जो कि इनको भी काबू में रख सके ताकि ये शोषण ना करें दलितों का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे, 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे, कि दोनों के अप्रोचेस और स्ट्रैटेजीज जो थी, ठीक है, फॉर द अमिलियोरेशन ऑफ द डाउन ट्रॉडन, उनमें काफ़ी भिन्नताएं थी। अब इन्हीं ईंटों को यूज करनी फ्रेंड्स हमने इमारत बनानी है, और बीच में लगाना है सीमेंट यूजिंग कनेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो कैसे हम यूज कर सकते हैं उसको, चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन में यू हैव टू ब्रिंग अबाउट द डायकोटोमी ऑफ थॉट्स। अब डायकोटोमी वर्ड कोई फैंसी वर्ड नहीं है, ना ही ये कोई हाई-फाई इंग्लिश का वर्ड है, बहुत ही सिंपल वर्ड होता है। इसका मतलब होता है एक तरह से डिफरेंसेस, डिफरेंसेस की एक और भाषा है। अगर इंग्लिश में आप अपना पेपर दे रहे हैं तो ऐसे वर्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाती है कई बार, ठीक है। डायकोटोमी वर्ड ये सोशियोलॉजी में बहुत यूज़ होता है, और आप जानते हैं कि GS1 जो है वहाँ पे सोशियोलॉजी काफ़ी डीपली इनग्रेन्ड रहता है, तो डायकोटोमी वर्ड यूज़ करने से एक एज मिल सकती है आपको, ठीक है। तो जितनी अच्छी वोकैबलरी आपकी होगी, बहुत हाई फाई वोकैबलरी नहीं चाहिए इसमें, लेकिन एटलीस्ट एवरेज प्लस वोकैबलरी अगर आप अपनी रखेंगे तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स का आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी, ब्रैकेट में फ्रेंड्स, अब देखिए कंपैरिजन हो रहा है, तो इनके अगर आपको इनकी जन्म तिथियां एग्जैक्टली नहीं भी याद, जन्म के सन याद हैं या साल याद हैं कि किस जन्म से लेके किस
किस साल से लेकर किस साल तक इनका ये अलाइव थे, इन्होंने अपना काम किया। तो वो ब्रैकेट में अगर आप लिखेंगे खासकर हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, वो अगेन एक एडवांटेज है। और ये सभी के याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे कि गांधी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर एंड भगत सिंह एट्सेट्रा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है जिनके टाइम पीरियड अगर आपको पता है तो आप मेंस के आंसर में ये लिख के शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हमें नॉलेज है वहाँ पे हमने उसका शक्ति प्रदर्शन करना है। ठीक है, तो वहाँ पे एग्जामिनर भी इंप्रेस हो सकता है। तो महात्मा गांधी ब्रैकेट में उसका टाइम पीरियड एंड अंबेडकर ब्रैकेट में उनका टाइम पीरियड वर परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। द कॉन्ट्रीब्यूशंस ड्यूरिंग दैट टाइम कंटिन्यू टू इम्पैक्ट द सोशो पॉलिटिकल सिचुएशंस ऑफ अ कंट्री टिल दिस डे। तो ये लाइन लिख के आप केवल बहुत ही ब्रीफली आपने इंट्रोडक्शन दे दी दोनों की। ठीक है, देवर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, उन्होंने कई काम किए। सेकेंडली यू कैन राइट दैट दो दे हैड द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अपलिफ्टिंग द डाउन ट्रॉडन येट दे अप्रोच्ड विद डाइवर्जेंट स्ट्रैटेजीज टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। और वहां पे कनेक्टिंग लाइन में आप लिख सकते हैं टू इनिशिएट और आंसर, बॉडी ऑफ द आंसर आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको अपनी इंट्रोडक्शन के साथ बाय राइटिंग दैट द डाइवर्जेंस इन द अप्रोच एंड स्ट्रैटेजीज। अब फ्रेंड्स देखिए, सिंपली ये अगर लिख देते हैं कि देयर डाइवर्जेंस कैन बी एल्यूसिडेटेड या देयर डाइवर्जेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालता। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या वर्ड्स हैं, काइंडली इग्नोर दिस, हम क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए डाइवर्जेंट अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो वर्ड्स हैं हमने उन्हीं को अपने आंसर में भी उन्हीं को अगर यूज करेंगे तो हमें एक एडेड एडवांटेज मिल सकती है, क्योंकि वहां से ही एग्जामिनर को एक तरह से रियलाइज होता है, एक तरह से वो फीलिंग आती है कि बच्चा जो है क्वेश्चन में पूछी गई बात का ही उत्तर दे रहा है, जो मन में आए वो नहीं लिख रहा। सेकेंडली एल्यूसिडेटेड वर्ड हमने यहाँ यूज किया, तो यहाँ पे डायरेक्टिव क्या था, एल्यूसिडेट। अब एल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है, एल्यूसिडेट का मतलब ये होता है कि एक्सप्लेन करना विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एल्यूसिडेट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू इलैबोरेट। ठीक है, तो क्योंकि इलैबोरेशन भी जब हम करते हैं बिना एग्जाम्पल्स के तो नहीं होती वो। ठीक है, तो एल्यूसिडेट का भी मतलब यही है कि इसको हमने एक तरह से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, किस तरह से उनकी अप्रोच डाइवर्ज थी, डाइवर्जेंट अप्रोच होने के बावजूद भी किस तरह से उनका ऑब्जेक्टिव सेम था और अचीव भी हो रहा था। ठीक है, तो वो चीज़ें बतानी है, और यहाँ पे इसलिए एल्यूसिडेट वर्ड यहाँ पे यूज़ कर लिया। और ये एल्यूसिडेट हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो फ्रेंड जब आंसर में आप लेयरिंग कर देंगे तो उसकी भी एडवांटेज रहती है, जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब आप नोट्स बनाते हैं अगर आप उसको लेयर करेंगे, ठीक है, उसकी हेडिंग्स डाल देंगे, उसको क्लासीफाई कर देंगे, एक सिंपल पेज है आपके पास और वहाँ पे ऐसे गिवन है कंटेंट मैटर, सब्जेक्ट मैटर, और एक तरफ आपके पास प्रॉपर हेडिंग के साथ चीज़ें मेंशन्ड है, तो ज़्यादा आसान आपके लिए कौन सा होगा नोट्स रिवाइज करना, याद करना? ऑब्वियसली सेकंड वन। ठीक है, तो उसी तरह जब आप लेयरिंग करेंगे अपने आंसर की एग्जाम में भी, तो ये एग्जामिनर के लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, और अगर आप उसका काम आसान करेंगे तो वो भी आपका ध्यान रखेगा इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू सम एक्स्ट्रा एज ओवर अदर कैंडिडेट्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे डाइवर्जेंट ऑन कास्ट से, जहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट गांधी जी हैड अ डीप फेथ इन वर्ना सिस्टम दो इट फर्दर स्ट्रेच्ड इनटू द कास्ट सिस्टम। ठीक है, उनका वर्ण सिस्टम में विश्वास था। ठीक है, वर्ण सिस्टम में 4 वर्णों में सोसाइटी को डिवाइड किया था टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ द सोसाइटी, लेकिन इसकी वजह से हो क्या रहा था कि ये इट स्ट्रेच इनटू द कास्ट सिस्टम, मीनिंग कि ये जो कास्ट सिस्टम था, जब हम कास्ट सिस्टम लिखते हैं तो इट इज एज्यूम्ड कि ये हम एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। वर्ण सिस्टम इन जनरल वाज नॉट एक्सप्लॉयटेटिव, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ऐसा एक्सप्लॉयटेटिव बन गया। ठीक है, पुराने टाइम पे सोसाइटी की नीड्स को देखते हुए 4 वर्णों का एक तरह से निर्माण हुआ था, लेकिन ग्रेजुअली जो चौथा वर्ण था, यानी कि नीचे की जो वर्ण थे, उनका शोषण होना स्टार्ट हो गया और उनकी एक्सप्लॉयटेशन होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, प्लस इसके अगेंस्ट इसके बारे में कई और पर्सपेक्टिव्स भी जो हैं कि इसमें कई लोग ये भी कहते हैं कि ब्रिटिश ने इसको एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम कहा, लेकिन जबकि रियलिटी में है नहीं। तो ये सारे बहस जो है ये फिर किसी और दिन के लिए, किसी और लेक्चर के लिए, ये सोसाइटी का पार्ट ज़्यादा बनता है, उसको फिर कभी हम डिसाइड करेंगे, एंड सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, एनीवेज लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। तो इसमें ये इतना आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इतना सा लिख के डाइवर्जेंस ऑफ कास्ट में आप इतनी सी लाइन से स्टार्ट करके यू कैन राइट दैट ही बिलीव दैट अ पर्सन born into a particular caste has a divine dispensation, while on the contrary Ambedkar was wholly against the system and he himself was the victim of the gross injustice and excesses committed with Dalits. As a result, he wanted to abolish casteism and to improve the status of the depressed people. ठीक है, तो आपने रीजन भी बता दिया कि अंबेडकर जी कास्ट सिस्टम के बिल्कुल इतना स्ट्रांगली अगेंस्ट थे क्यों। ठीक है, इसके बाद डाइवर्जेंस ऑफ क्लास, ये कास्ट के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है, क्योंकि जो कास्ट आइडेंटिटीज थी वो कहीं ना कहीं देवर मिरर्ड
उनकी प्रतिमाएं दिखती थी क्लास में भी, क्योंकि जनरली लोअर कास्ट के लोग लोअर क्लास के लोग भी होते थे, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं था बट ज़्यादातर इन जनरल ऐसा कह सकते हैं कि यही सिचुएशन थी। तो डाइवर्जेंस ऑफ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से गांधी जी बिलीव्ड दैट वर्ण सिस्टम तो होना चाहिए, येट गांधी जी में एक एम्पैथी थी, ही हैड एन एम्पैथी, मतलब एक दया भाव था कि दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस एम्पैथी को हमने इस एम्पैथी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई एक्शंस भी लिए। अब अपने आंसर में उसने कैसे लिखना है हमने, तो हम लिखेंगे कि ऑल्दो गांधी जी बिलीव्ड इन वर्ण सिस्टम येट ही हैड एम्पैथी फॉर द दलित्स हु फॉर्म्ड अ मेजर चंक ऑफ लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी, देयरफॉर ही अर्ज्ड द मिडिल एंड अपर क्लासेस, ठीक है, एंड यहाँ पे वर्ड क्लासेस को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, टू सपोर्ट एंड वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड सेक्शन। ही स्प्रेड दिस मैसेज थ्रू हिज वीकली पब्लिकेशन हरिजन। अब अगेन यहाँ पे हम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हमें उनकी पब्लिकेशन, उनके न्यूज़पेपर या फिर कोई ऐसा कांग्रेस सेशन जहाँ पे उन्होंने कोई बात ऐसी की हो हरिजनों को लेके, दलित्स को लेके, तो आप उसका भी मेंशन कर सकते हैं, उसका ईयर मेंशन कर सकते हैं, और प्रेजाइडेड बाय वो भी मेंशन कर सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि जितनी नॉलेज अगर आपके पास है उसको अगर वो रेलिवेंट बन रही है उस पॉइंट उस आंसर के लिए और उसको आप लिखते हैं तो एग्जामिनर कन्विंस हो जाता है कि यू आर इंटेलिजेंट और वहाँ पे आपको एक एज डेफिनेटली मिलती है, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रूस टाइम्स कौन से थे, 1930s का टाइम जब पूना पैक्ट साइन हो रहा था। ही अपील्ड द कांग्रेसमैन टू गो टू द विलेजेस टू सर्व द अनटचेबल्स एंड टू ट्राई फॉर देयर इंटीग्रेशन विद द मेन स्ट्रीम, ठीक है। इसमें कुछ कांग्रेस सेशंस भी आप मेंशन कर सकते हैं जहां पे दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए डिसीजंस लिए गए थे, ठीक है। तो वो देखिए ये इन्फॉर्मेशन आप तभी लिख पाएंगे अगर आपने प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी कर रखी है, ठीक है। अगर आपको पता है कि कौन से ऐसे कांग्रेस सेशंस थे जहाँ पे दलित के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए डिसीजन लिए गए थे, तो वो प्रीलिम्स की तैयारी से आता है, तो सी प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड होलिस्टिक तैयारी एक साथ होती है, ठीक है। तो कंबाइंड अप्रोच से आपने अपने कंटेंट, अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। वेयर एज अंबेडकर, अब अंबेडकर यहाँ पे डाइवर्ज करते थे। ही डिड नॉट बिलीव इन द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ द अपर क्लास, ही एनकरेज हिज मेन टू एजुकेट देमसेल्व्स एंड फाइट फॉर देयर राइट्स, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव अ कॉन्स्ट्रेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ऑल्सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए अपने आंसर्स को थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, बट कीप इन माइंड दैट व्हेन यू हैव टू राइट द आंसर योरसेल्फ यू कैन ऑलवेज कंडेंस इट, ठीक है। तो हम वर्ड लिमिट थोड़ा सा एक्सीड करते हैं सो दैट आपको जो कंटेंट है वो प्रॉपरली पता हो, ठीक है। लेकिन आप जब आंसर लिखेंगे उसको आप ऑलवेज कट शॉर्ट कर सकते हैं, कंडेंस और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लेकर जो डाइवर्जेंस थी वो हम इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से अपने आंसर में लिख सकते हैं दैट अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डाउन ट्रॉडन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, while Gandhiji was against this. Such a mechanism, he believed, could further intensify the division in the society. ठीक है, दोनों relevant points हैं. So he proposed for more number of reserved seats in the legislature to protect the rights of the people. As a result, Pune Pact was signed in 1932. अब दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। अम्बेडकर जी का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट से बेटर अपलिफ्टमेंट हो सकती है, गांधी जी का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट से क्लीवेज ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन हाँ दलितों को कुछ ना कुछ उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो गांधी जी एडवोकेटेड फॉर रिजर्व्ड सीट्स रादर देन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो कहते थे कि दलितों को रिजर्व्ड सीट से इलेक्ट होके पूरी सोसाइटी के हिसाब से पूरी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन करनी थी, क्योंकि जब वो ऐसी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो सभी कास्ट के लोगों को उनकी वैल्यू पता लगेगी, उनकी वर्थ पता लगेगी, ठीक है। और वो अपने आप एक दिन ऐसा आएगा कि लोग अपनी ईगो को छोड़ के, ठीक है, बहुत ही विद ओपन हैंड्स दे विल वेलकम ईच एंड एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट और क्रीड इनटू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, राइट। तो इसलिए उन्होंने रिजर्व सीट्स की यहाँ पे मांग की थी। इसके बाद विलेज इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी का अगर कोई क्वेश्चन आता है और वहाँ पे आपने विलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट कोई मिस कर दिया तो वहाँ पे वो ब्लंडर हो सकता है। तो विलेज हमेशा याद रखना है वेन एवर इट कम्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गांधी जी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो विलेज इकोनॉमी हमेशा आएगी, ठीक है। तो गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन टू एम्पावर विलेजेस, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी समझा था। अंबेडकर जी हाउएवर स्ट्रांगली अपोज्ड एज ही वाज अफ्रेड ऑफ विलेज हेडमैन एज्यूमिंग मोर पावर व्हिच विल फर्दर एक्सप्लॉइट अंडर प्रिविलेज सेक्शन, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। तो ये सारे पॉइंट्स लिखने के बाद हम इन सभी पॉइंट्स को हमने एकत्रित करना है, इकट्ठा करके क्लोज करना है, ठीक है। हमने पहले आंसर को शुरुआत किया, उसको फैलाया, अब उसको समेटना है। तो समेटने के लिए आपको बहुत अच्छी कंक्लूजन लिखनी चाहिए। और इसके आंसर, इस आंसर की कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं, दैट इन द लाइट ऑफ दीज डाइवर्जेंट अप्रोचेस इट इज एविडेंट। अब फ्रेंड्स एल्यूसिडेट था, एल्यूसिडेट में एक तरह से हमें ब्रिंग आउट करना होता है, ठीक है, एलैबोरेट करना होता है विद एग्जांपल। तो इसमें हम इन द लाइट ऑफ दीज डाइवर्जेंट अप्रोचेस, ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन का ही वर्ड यूज कर रहे हैं ताकि ये साफ जाहिर हो कि हम क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। इट इज एविडेंट, एल्यूसिडेट का अगर क्वेश्चन आता है तो ट्राई टू यूज दिस वर्ड एविडेंट, ठीक है, साफ दिख रहा है। दैट वाइल बोथ द लीडर्स वांटेड टू चेंज द कंडीशन ऑफ डाउन ट्रॉडन येट देयर अप्रोच
was different. Gandhi ji had an evolutionary approach while Ambedkar ji had a revolutionary approach. ठीक है, तो ये ज़्यादातर अगर कोई और कंपैरेटिव एनालिसिस भी आता है, सपोज सुभाष चंद्र बोस के साथ भी अगर कंपैरिजन करने को आपको मिलता है, वहाँ पे भी आप ये यूज़ कर सकते हैं कि गांधी जी की एवोल्यूशनरी अप्रोच थी और नेताजी की भी, सुभाष चंद्र बोस जी की भी रेवोल्यूशनरी अप्रोच थी, बल्कि अंबेडकर जी से भी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी अप्रोच थी। तभी तो उन्होंने आईएनए बना के एक तरह से ही पिक्ड अप आर्म्स टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है, तो ऐसा कंक्लूजन देखिए आप इस आंसर को क्लोज कर सकते हैं, राइट। एंड फ्रेंड्स, ये जो लाइन है कि गांधी जी हैड अ रेवोल्यूशनरी अप्रोच एंड अंबेडकर जी हैड अ रेवोल्यूशनरी अप्रोच, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दिस लाइन इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में भी आप यूज कर सकते हैं। तो ट्राई टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। ठीक है, जितनी हमने चीजें डिस्कस की हैं उनको अपने वर्ड्स में लिखिए, कीपिंग इन माइंड द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ द वर्ड लिमिट। हमने थोड़ा इलैबोरेट किया है ताकि आपको चीजें अच्छी तरह समझ लग जाए। ठीक है, लेकिन आपने जब लिखना है तो इसको कंडेंस करके लिखना है। सो पिक अप योर पेन्स राइट नाउ, स्टार्ट राइटिंग इट। ठीक है, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर दिए, तो अभी के अभी इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। एंड इफ यू वांट टू सेंड द आंसर तो आप चाहें तो मेल कर सकते हैं हमें। ठीक है, तो कुछ हम सभी तो नहीं, लेकिन कुछ आंसर्स को हम अपना फीडबैक देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो having that said friends, I would like to thank you all for subscribing to our YouTube channel, जहाँ पे हम free content regularly provide आपको करते रहेंगे, which will be very helpful for you and your UPSC preparation। तो अपने friends को भी हमारे बारे में बताइए ताकि वो भी अपनी तैयारी में हमारे इनिशिएटिव्स का फायदा ले सकें। In addition to this friends, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी हमारा लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हम अपना फ्री कंटेंट के पीडीएफ्स को शेयर करते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में भी आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ उस लिंक पे क्लिक करके अगर आप अपना स्टूडेंट आईडी बना लेते हैं तो जो हमारी क्लासरूम्स हैं प्रयास की, डिजिटल क्लासरूम जो हमारी प्रयास की हैं, वहाँ पे आप एंटर करके उसमें एनरोल कर सकते हैं। और जो भी हमारे कंटेंट हैं, वीडियोस एज वेल एज पीडीएफ्स, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको एक ही जगह पे सारे के सारे लेक्चर्स का पीडीएफ और वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो डू चेक आउट दैट कमेंट ऑल्सो, वहाँ पे भी उस लिंक पे भी जरूर चेकआउट करना। ठीक है, एंड इन केस यू वांट टू गेट इन टच विद अस, इन केस यू हैव एनी फीडबैक फॉर अस, एनी सजेशन फॉर अस, और यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर और एनी अदर थिंग, तो आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे hello@civilstaff.com, और यू कैन गिव अस अ कॉल एट दिस नंबर 8146207241। With that friends, I wish you all the best. Thank you so much.